हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोरी स्पॉट। आज आप सुन रहे हैं मालती जोशी की कहानी सराफत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस में चढ़ते ही भैया ने मेरा सूटकेस ऊपर वाली रैक में जमा दिया और मैं सीट पर खिड़की वाली साइड आराम से बैठ गई। उसके बाद उन्होंने एक बैग मेरे पैरों के पास और मेरा पर्स मेरे हाथों में और कैन वाला बैग मेरे पास ही लटका दिया। इसके बाद उन्होंने फुसफुसाकर कहा मुझसे, सब कुछ पर्स में ही है ना? मैंने इशारा करके सूटकेस की तरफ नजरें की। वो सन्न रह गए क्योंकि इस विषय पर बहुत बड़ा वार्तालाप घर पर ही हो चुका था कि किरण की शादी के लिए 7 तोले के जेवर हैं जो माँ ने दिए थे। माँ ने कहा था कि डब्बों को सूटकेस में रखकर और जेवर रुमाल में बांधकर पर्स में डाल लेना। पर भाभी ने कहा कि पर्स तो हाथ से छीनकर कोई बहुत जल्दी भाग सकता है, तो आप सभी जेवर को सूटकेस में ही रखें। तो मैंने सभी जेवर को सूटकेस में ही रखा। ये सारी चीज़ें यदि भैया को घर पर पता होती तो वो वहीं पर तहलका मचा देते, परंतु बस में वो मेरी ये बात सुनकर खींच कर रह गए। इतने में कुणाल ने बाहर खिड़की से आकर कहा, माँ कुछ खाने के लिए पैक करा कर लाऊं क्या? तो मैंने कहा नहीं, बस 3-4 पान और एक पानी की बोतल और पत्रिकाएं कुछ ले आओ। उसी समय मैं खिड़की से बाहर देख रही थी तो मेरी नज़र एक वाइट स्वेटर पर गई जिसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी आकर्षक लगा। मैंने कुणाल से कहा कि देखो वो वाइट स्वेटर कितना अच्छा लग रहा है। कुणाल ने मुझे पान और पत्रिकाएं पकड़ाते हुए कहा, माँ यदि आपका बस चलता तो आप उसके पास खड़े होकर उसका डिज़ाइन कॉपी कर लेती। और यह बात कहकर कुणाल अपने मामा के साथ हंसने लगा। उन दोनों की बात सुनकर मैं जरा झेंप सी गई। अब कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस के स्टार्ट होने का आवाज़ आई। जैसे ही भाई ने कहा आराम से जाना, और कुणाल और भाई दोनों बस से उतर गए। अब सीट पर बैठकर मैं अपनी उधेड़-बुन में लगी हुई थी कि कुणाल से कह दूं कि भाभी के पास ही रुक जाए, क्योंकि गुड्डी को बुखार था। कुणाल डॉक्टर ना सही पर भाभी की थोड़ी मदद तो कर ही सकता था। फिर मुझे याद आया कि भैया के लिए जो बनाई हुई खीर है वो बाहर ही रखी है। यदि भाभी को याद ना रहा तो रखी ही रह जाएगी, कोई खा भी नहीं पाएगा। मैं खिड़की से की तरफ मुंह किए हुए ये सोच ही रही थी, अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी पास वाली सीट पर कोई आकर बैठ गया है। मैं और सिकुड़ कर बैठ गई और मैंने उस तरफ देखना भी ज़रूरी ना समझा। थोड़ी देर बाद मेरे सहयात्री ने कहा, आप बुरा ना माने तो मैं खिड़की बंद कर दूं? मैंने भी सहमति में सिर हिला दिया। उस सहयात्री ने खड़े होकर बस की खिड़की को दरवाज़ा बंद किया। जब मैंने ध्यान से देखा, अरे तो ये वही वाइट स्वेटर है जो मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। और उस सहयात्री की उम्र भी लगभग मेरे बच्चों से कुछ 2 या 3 वर्ष ही अधिक रही होगी। मैं मन ही मन खामा बुदबुदाई, क्यों इतनी देर से सिकुड़ कर बैठी हुई थी। फिर जब वह नवयुवक बैठ गया तो मैंने उस स्वेटर को उसके डिज़ाइन को ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि बहुत ही करीने से पहले 2 उल्टे फंदे, फिर 6 सीधे फंदे, फिर 2 उल्टे और शायद फिर एक बीच में से निकाला गया है। मैंने उससे कहा कि आपके स्वेटर का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। उस नवयुवक ने भी केवल मुस्कुराकर जवाब दे दी।
उसके बाद उसने पूछा कि आप कहाँ जाएंगी, तो मैंने कहा भोपाल। फिर मैंने उससे पूछा नवयुवक से कि आप कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो नैनागढ़ जाएंगे। वो कुछ और पूछना चाहता, उससे पहले ही मैंने उसको बोलना शुरू किया कि आप ही के उम्र का मेरा बच्चा है जो मुझे अभी स्टेशन पर छोड़ने आया था, और उससे भी बड़ी एक बेटी है जिसकी कुछ ही समय में शादी होने वाली है। और मैं उस इधर उधर की बात करके उस नवयुवक को यह महसूस कराना चाह रही थी कि मैं एक प्रौढ़ महिला हूँ जिसके विषय में वह कुछ ऐसी वैसी या अनर्गल राय ना बनाए। जब उसने मेरी बातें सुनी तो उनको सुनकर वह बोला कि आपको देखकर यह लगता नहीं है कि आपके इतने बड़े बड़े बच्चे होंगे। अमूमन एक महिला को जब यह कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आप अपनी उम्र से बहुत छोटी होती हैं तो खुशी होती है। मुझे भी ये खुशी होती थी, पर इस समय यह प्रशंसा मुझे नागवार गुजरी, क्योंकि मैं अकेली सफ़र कर रही थी और अकेली होने के बावजूद मेरे जो सूटकेस था उसमें 7 तोले सोने के जेवर रखे हुए थे जो माँ ने किरण की शादी के लिए दिए थे, और मेरे पैरों के नीचे जो एक बैग था जिसमें 17 स्टील के गिलास और 5 चांदी के गिलास, लगभग 1 या 1,500 रुपए का सामान वहाँ था। तो मुझे अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने सामान की भी सुरक्षा का ध्यान रखना था। धीरे धीरे बस चली ही जा रही थी। हम दोनों इधर उधर राजनीति और सामाजिक तथ्यों पर बात कर ही रहे थे, तो अचानक एक झटका सा लगा। मैंने पूछा क्या हमारा गंतव्य आ गया, तो बोला नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं। फिर बाद में पता चला कि बस का एक पहिया पंक्चर हो चुका है। बस के सभी पुरुष यात्री बाहर निकल गए और राज्य परिवहन को कोसने लगे। बेचारे कंडक्टर और ड्राइवर उन सारी चीज़ों को अनदेखा करते हुए अपना काम तल्लीनता से करते रहे। थोड़ी ही देर में बस ठीक हुई और चलने लगी, तो उसके बाद मैंने राहत की सांस ली। उसके बाद उस आगंतुक ने मुझसे चाय के लिए पूछा, तो जिसे मैंने बहुत ही तलखे स्वर में मना कर दिया और कहा कि मैं घर से ही खाना खाकर आई हूँ। परंतु जैसे ही वह युवक चाय लेने के लिए उतरा, मैंने चुपके से अपना पान खा लिया, क्योंकि मुझे कुछ न कुछ खाने की तलब हो रही थी। बस अपने गंतव्य स्थान पर धीरे धीरे जा रही थी। इसी बीच मैंने महसूस किया कि जो मेरा सहयात्री है अपनी सीट पर बहुत ही फैल कर बैठा हुआ है। मुझे पुराना समय याद हो आया। अच्छा था, पहले के समय में इतनी आज़ादी नहीं थी। कम से कम कोई पुरुष महिला के पास बैठने से तो डरता था। आज के समय में इस आज़ादी के नाम पर लोग अपनी सारी सीमाएं पार कर देते हैं। उस सहयात्री के फैले हुए हाथ मुझे अपने बालों पे महसूस हुए, तो मैंने थोड़ा सा ठिठक कर और अपने आप को समेटते हुए अपना जूड़ा भी संभाल लिया। सर्दी बढ़ती जा रही थी, तो उसके साथ मैंने शॉल भी बैग से निकाला और अपने आप को अच्छे से ढक लिया। थोड़ी देर चलने के बाद ही मेरे सहयात्री का नियताप्ति स्थान आ गया। उसने उठकर जाने के लिए बोलते हुए कहा कि मेरा तो गंतव्य स्थल आ गया है, तो मैं चलता हूँ। और जैसे ही वह झुका अपना बैग उठाने के लिए, उसने फुसफुसाकर कहा, आपने एक बार हाथ भी नहीं मिलाया मुझसे। यह सुनकर मेरा मन ऐसा हुआ कि अभी खींचकर इसके गाल पर एक लगा दूं। परंतु बस में तमाशा करना मुझे रास न आया। पर मैं कहना चाहती थी कि आप एक
किसी महिला की उम्र का लिहाज भी नहीं कर सकते किस तरह के शब्द या बातें बोल रहे हो, परंतु मेरे मुंह से वह शब्द भी ना निकले और गले में हलक कर रह गए। वह नवयुवक मुस्कुराता हुआ चला गया। उसके बाद मैंने देखा कि आसपास की सीटों के यात्री मुझे घूर रहे हैं, जैसे उन्होंने उस नवयुवक की बात सुन ली हो। मैंने और अचकचाकर अपना मुंह भी शॉल से ढक लिया और मैं चुपचाप से बैठ गई। मेरा मन बहुत ही ग्लानि से भर गया था और मन में जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अमूमन मैं जब भी खाली बैठती मुझे किरण की शादी के बारे में सोचने लगती, बहुत बड़े आयोजन का प्रबंध करने का सोचने लगती। जब उसके पिता से मैं इस विषय में कभी बात करती तो वो केवल यह कहकर टाल जाते कि हाँ जैसा होगा देखेंगे, जैसा होगा देखेंगे। ना जाने पुरुषों के अंदर यह भावना कहाँ से आ जाती है कि वो किसी चीज़ के लिए उस तरह से उत्साहित नहीं होते जैसे कि कोई माँ अपनी बच्चे की शादी के लिए हो रही है। मैं इसी उधेड़बुन में बैठी बैठी अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रही थी और बस भी मुझे उसी गति के साथ मेरे गंतव्य की ओर ले जा रही थी। मैं एक एक स्टेशन, एक एक मोड़ को बड़े ध्यान से उस अंधेरी और सर्द रात में देखने की कोशिश कर रही थी। जब देखा कि मेरा स्टेशन आ गया है तो मैंने बड़ी खुशी की और चैन की सांस ली, परंतु एक दुविधा से निकलने के बाद मेरे सामने दूसरी दुविधा आ खड़ी हुई कि यदि मैं किरण के पापा को फ़ोन लगाती हूँ तो वो लेने तो आ जाएंगे परंतु भुनभुनाएंगे साथ में और अलग। और स्कूटर पर तो इतना सामान जा नहीं सकता। मुझे माँ पर भी गुस्सा आ रही थी, तो क्या ज़रूरत थी एक साथ इतने बड़ी और पापड़ बांधने की। अभी शादी तक जाने कितने ही चक्कर लगेंगे जिनमें भी सामान आ सकता था, पर माँ मानती ही नहीं। फिर मैंने सोचा जब स्कूटर का पेट्रोल भी जलेगा और रिक्शा भी करना पड़ेगा तो मैं क्यों ना यहाँ से रिक्शे से ही चलूँ। कुली मेरे किसी इशारे का जैसे इंतज़ार कर रहा था। मैंने उससे कहा किसी ऑटो की तरफ ले चलो। उसने एक ऑटो वाले को आवाज़ लगाई और मेरे गंतव्य का स्थान पूछा, तो मैंने बताया अरोरा कॉलोनी। उसने पैसे का हिसाब बताया और मोल भाव करके मैं उस ऑटो में बैठ गई और मैंने अपना सूटकेस भी अपने पास सटा के रख लिया और अपने गिलास का बैग अपने पैरों के नीचे कसकर दबा लिया। जो ऑटो ड्राइवर था वो चेहरे पर अपने पर स्कार्फ लपेटे हुए था, जिससे ना उसकी उम्र और ना ही उसके हुलिये का पता चल रहा था। परंतु सर्द रात थी, समय भी 10:30 हो रहा था, तो मैंने ज़्यादा देर करना उचित न समझा। पर हड़बड़ाहट में मैं ऑटो का नंबर देखना भी भूल गई। ऑटो में भी मैं हर गली हर मोड़ को बहुत ध्यान से देखती जा रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भगवान सकुशल मुझे अपने घर भेज दे। अरोरा कॉलोनी में पहुंचने के बाद ऑटो वाले ने मुझसे हाउस नंबर, गली नंबर वगैरह पूछना स्टार्ट किया, जो मैं उसे बताती गई। कुछ ही समय बाद मैं अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी। एक बार तो सोचा कि मैं उतर कर पैसे दूं, परंतु फिर कुछ और सोचकर मैं उस मीटर के उजाले में ही उसके किराया गिनने लगी। तब तक वो ऑटो वाला नीचे उतर आया और मेरा सामान नीचे उतारने लगा। मैंने कहा रहने दीजिए भाई जी, मैं खुद से कर लूँगी। तो ऑटो वाले ने कहा कि हम आपका सामान रख देंगे तो हम कोई घिस थोड़े ही जाएंगे। फिर भी मैंने उस सूटकेस और बैग को कसकर भींच लिया जिसमें कि मेरी बेटी का सामान था, और बाकी के बैग उस ऑटो वाले ने नीचे उतार दिए। उसके बाद मैं मेन दरवाजे पर पहुंची तो देखा भीतर से ताला लगा हुआ है। मैंने 1-2 बार किरण किरण आवाज़ लगाई, पर किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर जब मैंने पलटकर देखा तो ऑटो वाला बचा हुआ सामान मेरे पास लाके रख गया।
हड़बड़ाहट में मैं हर चीज़ भूल रही थी। मैंने फिर किरण को आवाज़ लगाई। सहसा मुझे याद आया कि मैं किरण की जगह कुणाल को आवाज़ लगाती हूँ, क्योंकि किरण किरण मुझे बार बार चिल्लाना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने कुणाल को आवाज़ लगाना शुरू किया। जब भी मुझे किसी के उठने का आभास नहीं हुआ, कोई हलचल दिखाई या सुनाई नहीं दी। फिर मैंने देखा कि वह ऑटो वाला साइड में खड़े होकर वहीं बीड़ी पी रहा है। तो मैंने उससे धीरे से कहा कि मैंने किराया तो दे दिया है, फिर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तो वह बोला कि एक बार आप अंदर चले जाइए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैंने फिर कुणाल बुलाना शुरू किया, परंतु कोई आवाज़ नहीं आई। फिर वो ऑटो वाला मेरे पास आकर बोला, क्या पीछे का कोई दरवाज़ा नहीं है जहाँ से आप जाकर आवाज़ लगा सकें? मैंने मन ही मन सोचा कि जिससे मैं पीछे जाऊं और तुम सारा सामान लेकर चंपत हो जाओ। फिर मैंने धीरे से स्वर में कहा कि नहीं भाई जी, कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है। फिर वह ऑटो वाला भी मेरे साथ साथ बाबूजी बाबूजी की आवाज़ लगाने लगा, परंतु उसकी आवाज़ का भी कोई असर ना हुआ। मैं मन ही मन भुनभुनाई, इसके बीए के एग्ज़ाम है और ये लड़की इस तरह से सोती है। उसके पिता तो माना कि थक जाते हैं, परंतु इस लड़की को तो इतना नहीं होना चाहिए था कि इतनी आवाज़ों के बाद भी इसे कुछ महसूस ना हो। अचानक मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने अपनी पानी की बोतल लेकर खिड़की पर दे मारी। उसकी आवाज़ के साथ ही एकाएक मेरे पति हड़बड़ाकर उठकर बोले, कौन है? मैंने रुआसी सी आवाज़ में कहा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलिए। उन्होंने उसके बाद एक एक करके घर की सारी लाइट ऑन की और बाहर पोर्च में आते ही भुनभुनाना शुरू किया, अरे भाई इतनी रात को कौन आता है, और जब आना ही था तो कम से कम फ़ोन तो कर देती। इस बीच में किरण भी उठ गई थी और वह दौड़कर चाबी ले आई। उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, मैं दौड़ कर जाकर अपने उस घर के कमरे की गर्मी में आराम से जाकर बैठ गई। और मुझे ये भी होश न रहा कि मैंने जिस सामान को मैं इतना सहेज कर वहाँ से लेकर आई हूँ, वो मैं सब बाहर ही पड़ा छोड़ आई हूँ। मेरे मन में अपने घर पर सकुशल पहुँचने की जो खुशी थी और जो शांति थी, वो मैं किसी के साथ बयां नहीं कर सकती थी। पीछे से मेरे पति और किरण उस सामान को उठाकर दोनों ही बड़बड़ाते हुए चले आ रहे थे कि इतनी दूर से इस सामान को अकेले ले आई है, पर घर आकर घर के बाहर ही सामान को इस तरह पड़ा छोड़ दिया है जैसे इन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि आपने मुझे सकुशल घर पहुंचा दिया। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, कभी अकेले यात्रा नहीं करूंगी और ना ही कभी रात में करूंगी। धन्यवाद।